अभी तक हमने एलिमेंट्स को दो डायरेक्शंस में अरेंज किया है। पहला डायरेक्शन था एक के आगे एक, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या कहें एक्स एक्सिस, या फ्लेक्स बॉक्स की लैंग्वेज में बात करें तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो। और दूसरा डायरेक्शन था एक के नीचे एक, या वर्टिकल डायरेक्शन, या वाई एक्सिस, या फ्लेक्स बॉक्स की लैंग्वेज में बोलें तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। आज हम बात करेंगे तीसरे डायरेक्शन की, यानी कि जेड एक्सिस की। मतलब आज हम समझेंगे कि कैसे एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक दिखाया जा सकता है, और कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा और कौन सा नीचे। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इसमें एक हेडिंग है और एक इमेज है। उलझन बस इतनी सी है कि ये हेडिंग इस इमेज के ऊपर दिखानी है। चलो कोड लिखना शुरू करते हैं। हमने लिखा एक h1 टैग और फिर एक इमेज टैग, और फिर CSS फाइल में जाके h1 पर लगा दी पैडिंग 10 पिक्सल, विड्थ 700 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लैक 0.7 अल्फा के साथ, और कलर वाइट। और इमेज टैग पर लगा दी विड्थ 720 पिक्सल। अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, लेकिन हमें तो ये हेडिंग इमेज के ऊपर दिखानी है। ये करने का सही तरीका तो कुछ और है, पर चलो अभी के लिए एक जुगाड़ू तरीका लगाकर देखते हैं। हम इस इमेज को नेगेटिव टॉप मार्जिन दे देंगे। ऐसा करने से इमेज अपने से ऊपर वाले एलिमेंट से दूर जाने के बजाय उसकी तरफ खिसक जाएगी। तो चलो इमेज पर मार्जिन टॉप -90 पिक्सल लगाकर देखते हैं। देखो इमेज हेडिंग की तरफ मूव हो गई है। अभी भी हेडिंग का कुछ हिस्सा इमेज से बाहर है, तो इमेज को थोड़ा और मूव करने की ज़रूरत है, यानी हमें नेगेटिव मार्जिन और बढ़ाना होगा। लेकिन वो करेंगे बाद में। अभी तो एक दूसरी प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इमेज हेडिंग के आगे आ रही है, जबकि हम उल्टा चाहते हैं। हेडिंग आगे आनी चाहिए और इमेज पीछे। सर, वैसे ऐसा है क्यों कि इमेज आगे शो हो रही है और हेडिंग पीछे? इसलिए क्योंकि HTML में इमेज टैग h1 टैग के बाद लिखा हुआ है। यानी जो बाद में लिखा होगा वो हमेशा ही आगे आएगा? हमेशा तो नहीं, हम Z इंडेक्स की हेल्प से एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं। Z इंडेक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ऑटो, जिसे आप 0 के बराबर मान सकते हो। यानी इस हेडिंग की Z इंडेक्स भी 0 है और इस इमेज की भी। जिस एलिमेंट की Z इंडेक्स ज़्यादा होगी वो आगे आएगा, लेकिन जब भी एलिमेंट्स की Z इंडेक्स सेम होगी तो बाद में लिखा एलिमेंट आगे दिखेगा। इसीलिए इमेज आगे आ रही है। यानी हेडिंग को आगे दिखाने के लिए या तो हमें हेडिंग की Z इंडेक्स को बढ़ाना होगा और या फिर इमेज की Z इंडेक्स को कम करना होगा। तो चलो हेडिंग पे Z इंडेक्स 1 लगाकर देखते हैं। सर, ये क्या? हेडिंग तो अभी भी पीछे ही आ रही है। Z इंडेक्स लगाने से तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि Z इंडेक्स सिर्फ पोजीशनड एलिमेंट्स पे काम करती है। याद है ना पोजीशनड एलिमेंट्स क्या होते थे? हाँ सर, पिछली वीडियो में पढ़ा था। पोजीशनड एलिमेंट्स यानी कि वो एलिमेंट्स जिन पे फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट या स्टिकी पोजीशन लगी हुई हो। तो सर इसका मतलब Z इंडेक्स तभी काम करेगी जब हम इन चारों में से कोई एक पोजीशन प्रॉपर्टी लगाएंगे। सही पकड़े बेटा टिल्लू। इन चारों में से रिलेटिव पोजीशन ही ऐसी है जो एलिमेंट की शेप और पोजीशन डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसलिए चलो हेडिंग पे रिलेटिव पोजीशन लगा देते हैं। देखो हेडिंग आगे आ गई, यानी कि अब Z इंडेक्स काम कर रही है। चलो अब उल्टा करके देखते हैं। Z इंडेक्स की हेल्प से हेडिंग को आगे लाने की जगह इमेज को पीछे भेजकर देखते हैं। तो हमने हेडिंग से Z इंडेक्स और रिलेटिव पोजीशन हटा दी और इमेज पे नेगेटिव Z इंडेक्स और रिलेटिव पोजीशन लगा दी। अब हेडिंग की Z इंडेक्स तो ऑटो या कह सकते हो 0 है, पर इमेज की Z इंडेक्स -1 है, यानी कि हेडिंग की Z इंडेक्स ज़्यादा है। इसलिए अभी भी हेडिंग ही ऊपर दिख रही है। चलो अब एक जादू देखते हैं। हमने इमेज से Z इंडेक्स और रिलेटिव पोजीशन हटा दी,
तो जैसी कि उम्मीद थी हेडिंग इमेज के पीछे चली गई। चलो अब हेडिंग पे रिलेटिव पोजीशन लगाकर देखते हैं। ध्यान दो कि हमने हेडिंग पे Z इंडेक्स नहीं, सिर्फ रिलेटिव पोजीशन लगाई है। लेकिन ये क्या, हेडिंग तो सिर्फ रिलेटिव पोजीशन लगाने से ही आगे आ गई, Z इंडेक्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। सर अब इसके पीछे का क्या राज है? राज बस इतना सा है कि पोजीशनड एलिमेंट हमेशा स्टैटिक पोजीशन वाले एलिमेंट के आगे ही आता है, सिर्फ एक केस को छोड़कर। और वो एक केस कौन सा है? जब पोजीशनड एलिमेंट पे नेगेटिव Z इंडेक्स लगी हुई हो, बस तभी वो स्टैटिक पोजीशन वाले एलिमेंट के पीछे आता है। चलो समझते हैं कि Z एक्सिस पे कौन से एलिमेंट ऊपर आएंगे और कौन से नीचे। मान लो हमारी वेबसाइट पे 11 एलिमेंट्स हैं। पहले 8 एलिमेंट्स पोजीशनड हैं और आखिरी 3 स्टैटिक। पहले 6 एलिमेंट्स पर Z इंडेक्स लगी हुई है और 9th एलिमेंट पर भी। Z एक्सिस पे सबसे बड़ी पावर है Z इंडेक्स, तो पहले एलिमेंट उसी के हिसाब से अरेंज होंगे। पर जिन एलिमेंट्स की Z इंडेक्स सेम होगी, फिर वो अरेंज होंगे पोजीशनड वर्सेस स्टैटिक के हिसाब से, यानी कि पोजीशनड एलिमेंट्स आगे आएंगे और स्टैटिक एलिमेंट्स पीछे। अगर कुछ एलिमेंट्स में वहाँ भी बराबर की टक्कर हुई, तो फिर डिसाइड होगा इस बेस पे कि कौन HTML में पहले लिखा हुआ है और कौन बाद में। तो चलो पहले Z इंडेक्स के हिसाब से अरेंज करना शुरू करते हैं। जिन एलिमेंट्स पे Z इंडेक्स नहीं लगी हुई, वहाँ Z इंडेक्स की वैल्यू होगी ऑटो, जो कि लगभग 0 की तरह काम करती है। और क्योंकि स्टैटिक पोजीशन वाले एलिमेंट पे Z इंडेक्स काम नहीं करती, इसलिए ऐसे समझो कि इस पे Z इंडेक्स 15 नहीं 0 लगी हुई है। चलो अब अरेंज करना शुरू करते हैं। सबसे कम Z इंडेक्स वाले एलिमेंट्स जाएंगे सबसे नीचे और सबसे ज़्यादा Z इंडेक्स वाले एलिमेंट सबसे ऊपर। Z इंडेक्स के हिसाब से तो एलिमेंट्स अरेंज हो गए। जो एलिमेंट्स अभी भी साथ साथ हैं, उन्हें अरेंज करना है पोजीशनड वर्सेस स्टैटिक के हिसाब से। पोजीशनड एलिमेंट्स ऊपर आएंगे और स्टैटिक एलिमेंट्स नीचे। जो एलिमेंट्स अभी भी साथ साथ आ रहे हैं, उनमें से वो एलिमेंट्स ऊपर आएंगे जो HTML में बाद में लिखे हुए हैं, यानी कि 2 नंबर वाला पैराग्राफ नीचे आएगा और 3 नंबर वाला पैराग्राफ ऊपर। ऐसे ही बाकी के एलिमेंट्स भी अरेंज होंगे। चलो अब Z इंडेक्स के बारे में 1-2 चीज़ें और समझ लेते हैं। मान लो हमने अपनी वेबसाइट पे 2 डिव ऐड किए और दोनों डिव के अंदर एक एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, और फिर डिव और पैराग्राफ दोनों पे पैडिंग, मैक्स विड्थ और फॉन्ट साइज लगा दिया। डिव 1 को दे दिया रेड कलर और उसके अंदर के पैराग्राफ को डार्क रेड कलर। डिव 2 को दे दिया ग्रीन कलर और उसके अंदर के पैराग्राफ को डार्क ग्रीन कलर। अब हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। अब हमने div 1 को भी रिलेटिव पोजीशन दे दी और div 2 को भी, और साथ ही div 2 को मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल और मार्जिन टॉप -170 पिक्सल दे दी। अब वेबसाइट ऐसी दिख रही है। दोनों div पे रिलेटिव पोजीशन लगी हुई है, यानी कि दोनों पोजीशनड एलिमेंट्स हैं, पर हमने किसी को भी कोई Z इंडेक्स नहीं दी है, यानी कि दोनों div का Z इंडेक्स ऑटो है, जो कि लगभग 0 की तरह काम करती है। इसका मतलब ये कि दोनों की Z इंडेक्स सेम है, इसलिए वो div आगे दिख रहा है जो HTML में बाद में लिखा हुआ है। अब हमने div 1 पे Z इंडेक्स 1 लगा दिया। देखो अब div 1 div 2 के आगे आ गया है, क्योंकि अब div 1 की Z इंडेक्स div 2 से ज़्यादा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब div 1 आगे आया तो उसके साथ साथ div 1 के अंदर वाला पैराग्राफ भी आगे आ गया, यानी कि जब हम किसी एलिमेंट पे Z इंडेक्स लगाते हैं तो वो अकेला नहीं बल्कि अपने चिल्ड्रन को साथ लेके आगे पीछे होता है। चलो अब एक काम करते हैं, div 1 से Z इंडेक्स हटाकर div 1 के पैराग्राफ पर लगा देते हैं। पर Z इंडेक्स तो सिर्फ पोजीशनड एलिमेंट पे काम करती है,
तो चलो यहाँ पोजीशन रिलेटिव भी लगा देते हैं। div 1 की z इंडेक्स तो अब ऑटो या कहीं 0 है और div 2 की z इंडेक्स भी ऑटो है, पर div 1 के अंदर वाले पैराग्राफ की z इंडेक्स 1 है, इसलिए अब div 1 तो div 2 के पीछे आ रहा है, पर div 1 के अंदर वाला पैराग्राफ आगे आ रहा है। चलो अब एक काम करते हैं, div 1 पे z इंडेक्स 0 लगाकर देखते हैं। सर अभी div 1 की z इंडेक्स ऑटो है, ऑटो भी तो 0 की तरह ही होती है, तो ऑटो की जगह z इंडेक्स 0 लगाने से कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। पहले वेबसाइट ऐसी दिख रही थी और अब ऐसी, यानी div 1 वाला पैराग्राफ div 2 के पीछे चला गया है। हमने सिर्फ इतना चेंज किया है कि div 1 पे z इंडेक्स ऑटो की जगह z इंडेक्स 0 लगाई है। इस पैराग्राफ की z इंडेक्स तो अभी भी 1 ही है, इसलिए ये तो अभी भी आगे ही दिखना चाहिए, पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा? चलो समझते हैं। इस div पे z इंडेक्स 0 लगाने से अब ये div अपने आप में एक अलग दुनिया बन गया है। अब इस div के चिल्ड्रन उस दुनिया से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि रेड div ग्रीन div के पीछे है, इसलिए अब रेड div के चिल्ड्रन भी पीछे ही रहेंगे, फिर भले ही आप चिल्ड्रन पे कितनी भी z इंडेक्स लगा लो। इस अलग दुनिया को CSS में कहते हैं स्टैकिंग कंटेक्स्ट। चलो समझते हैं कि ये अलग दुनिया कब कब बनती है। ये तब बनती है जब एलिमेंट पे फिक्स्ड या स्टिकी पोजीशन लगी हुई हो, और या फिर रिलेटिव या एब्सोल्यूट पोजीशन लगी हुई हो, और साथ में ऑटो को छोड़कर कोई भी और z इंडेक्स लगी हुई हो। कुछ और भी कंडीशंस हैं जिनसे एक अलग स्टैकिंग कंटेक्स्ट बन जाता है, पर वो पढ़ेंगे बाद में। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टैकिंग कंटेक्स्ट काम कैसे करता है। मान लो हमारी वेबसाइट पे एक हेडिंग है, एक div है और div के अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं। हमने सब पे रिलेटिव पोजीशन लगा रखी है, साथ ही हेडिंग पे z इंडेक्स 10 लगा रखी है, पहले पैराग्राफ पर z इंडेक्स 20 और दूसरे पैराग्राफ पे z इंडेक्स 5। अगर z एक्सिस पे पोजीशन चेक की जाए तो सबसे पीछे आएगा div, फिर पैराग्राफ 2, फिर हेडिंग और फिर पैराग्राफ 1। लेकिन अगर हम div पे z इंडेक्स 1 लगा दें तो अब div एक अलग स्टैकिंग कंटेक्स्ट बना लेगा, इसलिए अब ये दोनों पैराग्राफ्स div के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि div की z इंडेक्स हेडिंग की z इंडेक्स से कम है, इसलिए हेडिंग आगे आएगी और div पीछे, और जब div पीछे आएगा तो उसके अंदर के पैराग्राफ्स भी पीछे ही आएंगे, फिर चाहे उन पे कितनी भी z इंडेक्स लगी हुई हो। पैराग्राफ 1 की z इंडेक्स हेडिंग से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब वो हेडिंग से आगे नहीं जा पाएगा। ऐसा नहीं है कि अब पैराग्राफ्स पे लगी हुई z इंडेक्स काम ही नहीं करेगी, काम तो करेगी, पर सिर्फ div की दुनिया के अंदर अंदर। पैराग्राफ 2 की z इंडेक्स पैराग्राफ 1 से कम है, इसलिए पैराग्राफ 2 पीछे आएगा और पैराग्राफ 1 आगे। उम्मीद है z इंडेक्स अच्छे से समझ आ गई होगी। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।